का अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं दीपशिखा सोनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। बैगन की उन्नतशील किस्में एवं वैज्ञानिक रोपाई तकनीक। मुर्गियों में होने वाले रानीखेत रोग के कारण, लक्षण एवं निवारण पर संपूर्ण जानकारी। बकरी की बर्बरी नस्ल के पालन पर संपूर्ण जानकारी। सब्जी वर्गीय फसलों के अंतर्गत हमारे जो किसान भाई जायद बैगन की खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए बैगन की रुपाई का यह उपयुक्त समय चल रहा है। लेकिन इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए कुछ प्रबंधन कार्यों पर ध्यान देना होगा, जैसे भूमि का चुनाव एवं तैयारी, उन्नत किस्मों का चयन तथा रुपाई की वैज्ञानिक विधि इत्यादि। तो किसान भाइयों, इन प्रबंधन कार्यों को आप कब और किस प्रकार से करें, इस विषय पर जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। ग्रीष्मकालीन बैगन की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बात आती है भूमि के चुनाव व तैयारी की। तो इसके लिए गहरी दोमट भूमि जिसमें जीवाश्म की पर्याप्त मात्रा हो, सिंचाई और जल निकास के उचित प्रबंधन हो, सबसे अच्छी समझी जाती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए। अगर जुताई के समय भूमि में पर्याप्त नमी न हो तो पलेवा करने के बाद ही जुताई शुरू करना चाहिए। जुताई के बाद खेत में पाटा लगावें तथा सिंचाई के लिए सुविधा अनुसार उपयुक्त क्यारियां बना लेना चाहिए। अब आइए बात करते हैं खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में। बैगन में खाद एवं उर्वरकों की मात्रा इसकी किस्म, स्थानीय जलवायु व मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करती है। अच्छी फसल के लिए 20 से 25 टन सड़ी गोबर की खाद खेत की तैयारी के समय मिला देनी चाहिए। इसके अलावा नाइट्रोजन 125 किलोग्राम, फास्फोरस 75 किलोग्राम तथा पोटास 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। नाइट्रोजन की 1/3 व फास्फोरस व पोटास की संपूर्ण मात्रा रोपाई के समय खेत में प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद शेष बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर प्रथम मात्रा का प्रयोग रोपाई के 30 दिन बाद तथा दूसरी मात्रा का प्रयोग रोपाई के 45 दिन बाद उपरवेशन के रूप में खेत में खड़े हुए खरपतवारों के नियंत्रण के बाद प्रयोग करना चाहिए। अब यदि बैगन की उन्नतशील किस्मों की बात की जाए तो वह इस प्रकार हैं।
अब आइए बात करते हैं रोपाई प्रबंधन की। ग्रीष्मकालीन बैगन की रोपाई का उपयुक्त समय फरवरी से लेकर मार्च माह तक होता है। किसान भाइयों, यदि आपने पौधशाला तैयार कर रखी है तो पौध उखाड़ने से पहले पौधशाला में हल्की सिंचाई करें। उसके बाद ही पौध उखाड़ना चाहिए, जिससे पौध की जड़ों को नुकसान नहीं होता है। पौध हमेशा विश्वसनीय स्थान से ही खरीदना चाहिए। पौध रोग एवं कीटों से मुक्त होना चाहिए तथा पौध रोपाई से पहले कार्बनडाजिम नामक फफूंदनाशक दवा की 2.5 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पौध उपचार अवश्य कर लेना चाहिए। जिन खेतों में पानी भरने की समस्या रहती है, रेजर से मेड़ बनाकर उनके ऊपर ही रोपाई करना चाहिए, जिससे जल निकास की उचित व्यवस्था बनी रहे। बैगन के लिए कतार से कतार की दूरी 90 सेंटीमीटर रखना चाहिए तथा पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। रोपाई का उपयुक्त समय सायंकाल का रहता है। यदि भूमि में नमी की कमी हो तो रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर देना चाहिए, जिससे पौधे अच्छी तरह से खेत में अपनी जड़ें जमा लेते हैं। अब आइए बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। साधारणतया गर्मी के मौसम में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। यदि पौध मेड़ पर लगाई गई हैं तो सिंचाई आधी मेड़ तक ही करना चाहिए। इसके अलावा आप सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों के द्वारा भी बैगन की फसल में सिंचाई कर सकते हैं, जिससे आपको सिंचाई जल की कम मात्रा में अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होगी। अब आइए बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन की। रोपण के 40 से 50 दिन तक बैगन की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए, क्योंकि यह पौधों को विकसित होने का उपयुक्त समय होता है और खरपतवार उगाने से पौधों का विकास अच्छा नहीं हो पाता है तथा फसल पर विभिन्न प्रकार के कीट व रोगों का प्रकोप भी होने लगता है। इसलिए हमेशा फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। बैगन का पौधा काफी वृद्धि करता है, अतः फल लगने के बाद वह जमीन पर न गिर जाए या टूट न जाए, इससे बचाव के लिए रोपण के 25 से 30 दिन बाद खेत की गुड़ाई करके जड़ों के पास मिट्टी चढ़ा देना अत्यंत आवश्यक होता है। साथ ही साथ मिट्टी चढ़ाने से पानी देने के पश्चात ऊपर की मिट्टी सख्त नहीं हो पाती है और वायु का संचार बना रहता है। गुड़ाई करते समय यह ध्यान रखें कि पौधे की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचे, अन्यथा पौधे सूख जाएंगे। इसके अलावा खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण हेतु स्टाम्प 3.3 लीटर 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पूर्व खेत में प्रयोग करने पर सभी प्रकार के खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। किसान भाइयों, इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप ग्रीष्मकालीन बैगन की रोपाई करते हैं तो आपको आने वाले समय में अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होगी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आगे है एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपसे चर्चा करेंगे। थोड़ा एक्शन, थोड़ा डांस और थोड़ा रोमांस। रियल लाइफ से रियल लाइफ तक। नौकर हैं आप जनता के और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। अब सिर्फ एक ही एक्शन होगा, पब्लिक का डायरेक्ट एक्शन। सेट से प्रीमियर, लेटेस्ट न्यूज हो या हॉटेस्ट गॉसिप, कौन सी फिल्म हिट और कौन सी फिल्मी दुनिया का पंचनामा, फिल्मी नामा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, ठंड का प्रकोप विगत दिनों में जोरों पर था, लेकिन अब धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन आ रहा है और ऐसे मौसम में मुर्गियां अक्सर रानीखेत जैसे संक्रामक रोगों की चपेट में आ जाती हैं। हम लोग मुर्गी पालते हैं, उसमें कई बीमारी आ जाती हैं। खासकर रानीखेत बीमारी है, उससे मुर्गियां मर जाती हैं, बहुत नुकसान भी हो जाता है। मैं वैज्ञानिकों से जानना चाहता हूं ये रानीखेत बीमारी के लक्षण क्या हैं और इससे बचाव कैसे किया जाए, कैसे उपचार किया जाए, रोकथाम कैसे करें, ये पूरी जानकारी चाहता हूं कृषि वैज्ञानिकों से। तो यदि आपने भी मुर्गी पालन व्यवसाय को अपना रखा है तो आप मुर्गियों का इस संक्रामक रोग से कैसे बचाव करें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर गिरिराज गोयल। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मुर्गियों के रानीखेत बीमारी या न्यूकैसल डिसीज की। जैसा कि मुर्गी पालक इस बात से पूरी तरह परिचित हैं कि रानीखेत श्वसन संबंधी बीमारी है। इसमें मुख्य रूप से श्वास से संबंधित लक्षण जैसे श्वास में तकलीफ होना, छींक आना, नाक से स्राव निकलना और विशेष प्रकार की आवाज निकलना। उसके साथ साथ यदि बीमारी इसकी अंतिम अवस्था तक पहुंच जाए तो कुछ मानसिक लक्षण जैसे मुर्गियों की गर्दन टेढ़ी हो जाना, उनके पंख नीचे लटक जाना और उनके पैरों में लकवा जैसा लक्षण दिखाई देते हैं। इस बीमारी में अंतिम अवस्था में अत्यधिक मृत्यु दर होती है। ज़्यादातर क्षेत्रों में 100% तक मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। किसान भाइयों, यदि किसी फार्म में मुर्गियों में आश्चर्यजनक रूप से मृत्यु हो रही है और उनमें श्वास संबंधी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो किसान भाइयों को अतिशीघ्र पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए एवं इस रोग को पहचानने के लिए कुछ प्रभावित मुर्गियों एवं कुछ मृत मुर्गियों का पोस्टमार्टम करवाना चाहिए। अब बात करें रानीखेत डिसीज के आने के बाद इसके रोकथाम के बारे में, इसके नियंत्रण के बारे में, तो किसान भाइयों को सर्वप्रथम इस बीमारी के आने के पहले ही कुछ ऐसे सुरक्षा उपाय करने चाहिए जिससे कि ये बीमारी आपके फार्म में ना आए। उसके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा उपाय है कि आप नियमित रूप से अपनी मुर्गियों का टीकाकरण करें। उसके लिए आपको अपने मुर्गी के चूजों का 3 से 7 दिन की अवस्था में प्रथम बार टीकाकरण करना चाहिए। यह टीकाकरण F1 या लासोटा स्ट्रेन नामक वैक्सीन से किया जाता है। उसके बाद में किसान भाइयों को 21 से 28 दिन की अवस्था में भी चूजों का पुनः टीकाकरण करना चाहिए। इस बार भी मुर्गियों की आँख या नाक में लासोटा या F1 स्ट्रेन नामक वैक्सीन को की 1 से 2 बूंद मात्रा डाली जाती है। उसके बाद यदि किसान भाई ब्रायलर मुर्गी पालते हैं तो उन्हें फिर टीकाकरण करने की आवश्यकता नहीं है और यदि किसान भाई अंडे देने वाली या लेयर मुर्गी पाल रहे हैं तो आपको फिर 42 दिन से 56 दिन की अवस्था में फिर आपको टीकाकरण करना चाहिए। इस अवस्था में किसान भाई मुर्गियों को पानी के साथ में F1 या लासोटा स्ट्रेन का वैक्सीन दे सकते हैं। उसके बाद में किसान भाइयों को नियमित रूप से हर 12 वीक के बाद अर्थात करीब 70 से 80 दिन के बाद रानीखेत के R2B नामक स्ट्रेन को पानी में मिलाकर देना चाहिए। किसान भाई पानी में मिलाकर वैक्सीन देने के समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि मुर्गियों को करीब 2 से 3 घंटे तक प्यासा रखें। उसके बाद पानी में कुछ मात्रा में स्किम मिल्क पाउडर जो व्यावसायिक रूप से बाजार में उपलब्ध हैं उसको मिलाएं। उसके साथ में आप पानी की तापमान को मीडियम रखें, ना तो उसको पानी बहुत ठंडा हो ना पानी बहुत गर्म हो, अन्यथा मुर्गियां पानी को नहीं पिएंगी और वैक्सीन उनके शरीर के अंदर नहीं जा पाएगा। इसके बाद किसान भाई यदि यह बीमारी आपके फार्म में आ जाती है तो आपको निम्न सावधानियां रखनी चाहिए, जिसमें सर्वप्रथम जो बीमार पक्षी हैं या मुर्गियां हैं उनको अपने फार्म से अलग कर दें या उस सेट से अलग कर दें। उसके बाद में उन पक्षियों से संबंधित खाने के पात्र, पानी के बर्तन और उनके क्षेत्र के बुरादे को भी अलग कर दें, उसको नष्ट कर दें।
उसके बाद में किसान भाई संबंधित मुर्गी यदि मृत हो गई हैं तो उनकी शरीर को भी यथाउचित स्थान पर गाड़ दें या उनके शरीर को जला दें, जिससे कि विषाणु वातावरण में नहीं फैल पाए। किसान भाइयों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि कुछ मुर्गियों में बीमारी अत्यधिक मात्रा में दिख रही है तो उनके मरने का इंतजार ना करें, उनको अतिशीघ्र अपने फार्म से अलग कर दें, उनको नष्ट कर दें, जिससे कि बीमारी किसान भाइयों के फार्म में और उस क्षेत्र में ना फैल पाए। यदि फार्म पर यह बीमारी फैल जाती है तो किसान भाइयों को चाहिए कि वे अपने सभी मुर्गे मुर्गियों को उस फार्म से हटा दें और उसके बाद अपने फार्म को एवं मुर्गियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले खाद्य पदार्थ के पात्र एवं पानी के पात्रों को अच्छी प्रकार से फॉर्मेल्डिहाइड गैस से निर्जलीकृत करें। फॉर्मेलिन का इस्तेमाल करना चाहिए। वर्तमान में निर्जलीकरण के लिए फॉर्मेल्डिहाइड गैस अत्यंत उपयोगी है एवं बहुत ही सस्ती विधि है। किसान भाई इस विधि का इस्तेमाल करें। उसके बाद अपने फार्म को 1 से 2 वीक तक खुला छोड़ दें। नीचे के जो बुरादा बिछा हुआ है उसको पूरी तरह से अलग कर दें, उसको जलाकर नष्ट कर दें। उसके बाद में नया बुरादा बिछाएं और नए बुरादे में चूना मिलाएं और उसको चूने की मात्रा 1 से 2 kg 10 स्क्वायर फीट एरिया में के हिसाब से किसान भाई उपयोग करें, जिससे कि विषाणु आपके शेड के अंदर प्रवेश न कर सके। उसके साथ साथ किसान भाइयों को पर्दों एवं फार्म की दीवारों को भी अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, उनका भी निर्जलीकरण करना चाहिए, क्योंकि यह विषाणु फार्म एवं दीवारों पर भी हो सकता है एवं आपके मुर्गियों को प्रभावित कर सकता है। किसान भाइयों, इन सभी सावधानियों को यदि आप अपनाएंगे तो आपके मुर्गी फार्म में ये बीमारी प्रवेश नहीं करेगी एवं आपके व्यवसाय में उत्तरोत्तर उन्नति होगी और आपको अधिकाधिक लाभ प्राप्त होगा। आज के समय में छोटे एवं मझोले किसानों के बीच बकरी पालन व्यवसाय काफी प्रचलित हो रहा है, जिसका कारण है कम लागत, कम समय में अधिक मुनाफा। और इसी लाभ को देखकर अन्य किसान भी इसी व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं। तो बकरी पालन व्यवसाय की शुरुआत करते समय कौन कौन से प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दें, इस विषय पर जानकारी देने हेतु हमारे बीच उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मुरैना के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर SP सिंह। तो बकरी पालन के हम बारे में बताना चाहेंगे। तो जो हमारा चंबल संभाग है, इस चंबल संभाग में मुरैना जिले में बकरी की जो है बरबरी और जमुनापारी जो उत्तर प्रदेश की प्रजातियां हैं, इनका पालन बड़ी बखूबी बड़ी अच्छी तरीके से किया जा सकता है। तो बरबरी नस्ल जो प्रजाति है ये मध्यम कद की होती है, यानी दुकाजी नस्ल है, यानी दूध भी ठीक ठाक है, आधा लीटर से 1.25 लीटर 1 लीटर तक दे देती है। और इसकी जो नस्ल है ये इसके बकरों की मांग बाजार में बहुत ज्यादा होती है मांस के लिए। जब बकरी ईद आती है तो बरबरी नस्ल के बकरे बाजार में पूर्ति नहीं कर पाता हमारा बकरी पालक भाई। तो बरबरी नस्ल की खासियत क्या है कि ये जो है दुकाजी नस्ल है, दूध भी अच्छा देती है और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि 1-1.25 साल बाद ये पैसा देना शुरू कर देती है। कैसे देती है? जैसे यदि मादा है तो मादा कोई भी पठिया है बकरी की जो है तो 8 महीने में जवान होकर ये गर्भ धारण कर लेगी और 5 से 5.5 महीने बाद बच्चा दे देगी, यानी 1.25 साल पर बच्चा देना शुरू। यदि नर है तो नर 1 से 1.25 साल में आप 1 महीने पर आप इसको बदियाकरण करा देंगे, तो बदियाकरण कराने के बाद 1.25 साल में ये तैयार हो जाएगा। और जब बकरीद आएगी और बकरीद पर आप बेचने ले जाएंगे तो इसकी बहुत अच्छी कीमत, यानी यदि 5,000 का तो निश्चित रूप से आपका वो 15,000 में बिकना है। बाजार में आप अच्छी कीमत आप ले सकते हैं। साल में कम से कम ये 2 बार ब्याती है और हर बार कम से कम 2 ही बच्चों को जन्म देती है। तो 1 साल में 1 बरबरी बकरी से हमें जो है कम से कम 4 बच्चे मिल जाएंगे। 20 बकरी की एक आदर्श इकाई लगा लें और 20x30 20x40 का बहुत ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं है, आप उसमें उसका पालन कर सकते हैं। और करना क्या है, हमें जो है 4 से 5 घंटे हमें चरानी है। ब्याने से यानी बच्चा देने से 1-1.5 महीना पहले और बच्चा देने के 1-1.5 महीना बाद आपको जो है 300 से 400 ग्राम दाने की पूर्ति करनी है। कोई भी दाना आप दे सकते हैं। तो ये जो है बहुत अच्छा आप इसका प्रबंधन कर सकते हैं। ये जो बकरी पालन की 3 पद्धतियां हैं, यानी चराकर पूरी तरह पहली पद्धति, दूसरी पद्धति कुछ घंटे चराकर और बाकी समय बांधकर, और तीसरी पद्धति पूरी तरह से खूंटे पर बांधकर। तीनों पद्धतियों में इसका पालन किया जा सकता है। आप चरा के भी कर सकते हैं,
कुछ देर चरा के और बांध के भी कर सकते हैं और पूरी तरह बांध के भी कर सकते हैं। इसलिए बरबरी बकरी को शहरी बकरी भी बोला जाता है। इसको आप कुछ भी खिला सकते हैं। सबसे बढ़िया जो है सूखे चारे के रूप में अरहर का भूसा बहुत पसंद है, खासकर जो दलहनी आपकी फसल है, अरहर है, मूंग है, आपका चना है, सोयाबीन है, इनके भूसे इन्हें बहुत पसंद है, इनको आप खिलाकर। दूसरी चीज, आप जो बकरी पालन आप कर रहे हैं इनमें कुछ एक समस्याएं बहुत ज्यादा आती हैं, जैसे हमने चर्चा की यहाँ जो गिरिडीह अंचल में, मुरैना जिले में, तो बकरी पालक हमारे किसान भाई कहते हैं कि साहब ये बकरियां मरती बहुत हैं। खासकर एक समस्या आती है, एक बीमारी आती है, उसकी वजह से मर जाती हैं। तो वो जो समस्या है बकरी पालकों को विशेष रूप से, वो बकरी फ्लैग के नाम से जानी जाती है। इसके लक्षण क्या हैं कि आंख से, नाक से, मुंह से पतला सा पानी निकलेगा बकरी के, और फिर वो लार गाढ़ी हो जाएगी, और गाढ़ी होने के बाद गर्दन सूज जाएगी, मुंह में छाले हो जाएंगे, और हरे हरे दस्त करके ये बकरी 3 से 4 दिन में मर जाती है। ये बकरियों का बकरी फ्लैग नाम का एक रोग है। ये छूत की बीमारी है, ये संक्रामक रोग है। एक बकरी से दूसरी में, दूसरी तीसरी में जब बकरी की ये बीमारी संक्रामक रोग आ जाता है तो क्षेत्र के हेड़े खाली हो जाते हैं, पूरे बाड़े के बाड़े खाली हो जाते हैं। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, परंतु निदान जरूर है। यदि बकरी पालक भाई इसका इलाज कराना चाहें, बीमारी आएगी तो इलाज संभव नहीं है। इसमें 99% जो है बकरी मर जाती हैं जब बीमारी आने पर। परंतु हमारे वैज्ञानिकों ने इनका निदान खोज लिया है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली के माध्यम से इस बकरी फ्लैग नाम की जो बीमारी है उसमें पीपीआर नाम का, पेस्टिडस पेस्टिस रूमिनेंट्स नाम की जो बीमारी है, इस पीपीआर का टीका इजाद कर दिया, टीका बना दिया गया है। हमारे बकरी पालक भाई इस बीमारी से अपनी बकरियों को बचाने के लिए 3 महीने से बड़ी कोई भी बकरी है, बकरा है, इसको 1 ml पीपीआर नाम का टीका आप लगवा दीजिए। 3 साल तक ये बीमारी उस पशु में फिर आनी ही नहीं है। या 3 साल बाद आपको जरूरत पड़ती है, बकरी है तो 3 साल बाद फिर एक बार और टीका पीपीआर का आप लगवा दीजिए, तो वो छुट्टी मिल जाएगी। 6 साल में उसका जीवन पूरा हो जाता है बकरी का। यदि मेल है, आपने बधियाकरण करा दिया है, तो आप 3 साल से पहले उसे बाजार में बेच ही लेंगे मांस के लिए। तो आपको इस तरीके से इस बीमारी पर आप काबू पा सकते हैं। इस तरीके से बकरी पालन करके भी हमारे किसान भाई, भूमिहीन किसान भाई या मजदूर अपनी आजीविका कमा सकते हैं और बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हटीपुरा, जिला दमोह के कृषक अवधेश शर्मा ने। इन्होंने नींबू का उद्यान लगा रखा है तथा उसमें किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो अवधेश शर्मा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। ध्यान रखने के जो बिंदु हैं वो उनके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा। नींबू की फसल इस समय पौधों में फूलों की शुरुआत हो रही है। फूल आने की अवस्था पर जैसे ही फूल आना शुरू हो, सिंचाई हमें बंद कर देनी चाहिए, और जब तक मटर के दाने फल नहीं बन जाएं तब तक जो है हमें सिंचाई नहीं करनी चाहिए। इससे क्या है कि फूल हमारे झड़ेंगे नहीं और उनकी जो बढ़वार होगी वो सही होगी। फूलों को झड़ने से रोकने के लिए हमें प्लानोफिक्स जो हार्मोन्स होता है उसका 2 ml दवा 10 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देने से वो जो है फूल का झड़ना रुक जाता है। इसका विशेष ध्यान रखना है। तीसरा, अगर इसमें कोई इंसेक्ट का जो प्रकोप दिखाई देता है, जैसे पत्तियों पे सिकुड़ापन आ जाए, पत्तियां कप के आकार की हो जाएं, जो मुलायम पत्तियां हैं उन पे कोई जैसे चेपा का कीड़ा जैसे दिखाई देता है, और लीफ माइनर है, ऐसे छोटे छोटे जो कीड़े जो प्रकोप करते हैं, जैसेट हैं, थ्रिप्स हैं, इनकी रोकथाम के लिए हमें डायमेथ्योट 1 ml दवा 1 लीटर पानी में, और पत्तियों पे कोई धब्बा वगैरह दिखाई देते हैं, जैसे पीले धब्बे पड़ जाते हैं या फपोले जैसे हो जाते हैं या काला धब्बा हो जाता है, तो उसकी रोकथाम के लिए हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 3 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से मिला करके छिड़काव करना लाभदायक रहता है। पत्तियों पे और फलों पर कैंकर जब आ जाता है तो इसकी रोकथाम के लिए, गमोसिस को रोकने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या बोडो मिक्सर सबसे बढ़िया उपचार है। इसका प्रयोग फसल में प्रकोप दिखाई देते ही करें। इससे हमारी फसल स्वस्थ रहेगी, फल हमारे स्वस्थ बनेंगे और उन पर कोई रोग नहीं होगा, तो इसकी क्वालिटी भी सही होगी, मार्केट वैल्यू अच्छी रहेगी। पौधों को
जब फल अधिक आ जाते हैं तो पौधों में डालियां टूटने का भी डर हो जाता है, तो उनको सहारा देने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो जहाँ कहीं को जो है सहारा दे दें जिससे कि डाली वजन से कहे नहीं और टूटे नहीं। पौधों में डाई बैग का भी प्रकोप दिखाई देता है। पत्ती उनकी जो नई जो टहनी है वो सूख जाती हैं, ऊपर से सूखना शुरू होता है, तो उसमें सूखी टहनियों की कटाई छटाई करते रहें। पौधों की देखभाल करने के लिए जैसे अपन जब फलत ले लेते हैं तो फलत लेने के बाद में पौधों की साफ़ सफाई करें, सूखी टहनियों को काटें और सफाई करते हुए थामला बनाते हुए जहाँ तक उसकी टहनियों का आकार जब बढ़ रहा है जा रहा है, शाखाएं जहाँ तक फैली हुई हैं वहाँ तक थामला बनाते हुए उसमें साफ़ सफाई करके उनमें गुड़ाई करें। गुड़ाई करने के बाद उसमें जिप्सम वगैरह और क्लोरोपाइरीफॉस दवा डाल दें जिससे कि दीमक का प्रकोप नहीं हो, या मिथाइल पैराथियोन पाउडर या क्विनोल फॉस पाउडर ये मिला दें जिससे कि उसमें दीमक का प्रकोप, कीड़ों का प्रकोप नहीं हो। साथ में ही देसी खाद, सड़ा हुआ गोबर की खाद जो डालें और सिंगल सुपर फास्फेट, पोटास वगैरह मिला करके इसमें डालते रहें जिससे कि पौधे की बढ़वार में लाभ मिले और पौधे को भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल सके। सूखी टहनियों को काटते समय काटने के बाद में उस पर बोडो मिक्सचर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम दवा 1 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। गमोसिस और अन्य ग्रस्त रोग जो है आगे नहीं बढ़ेगा। फलों को तोड़ने के लिए विशेष ध्यान रखें कि फलों को तोड़ते समय फल जो है डाली नहीं टूटे, और कांटों से बचने के लिए इसमें आंकड़ा बना करके टहनी लंबी ले लें जिसे डगनी बोलते हैं, उसमें आंकड़ा बना लें और आंकड़े से फल को, पके हुए फल को आसानी से तोड़ते इकट्ठा करें। कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.mp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।